हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी से जो चैप्टर चल रहा था बर्तनी, उसी का नेक्स्ट पार्ट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बर्तनी से कुछ जो शब्द आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं उनके बारे में। और पिछली वीडियो में हमने बर्तनी किस प्रकार से हमारी हिंदी में लागू हुई या किस प्रकार से शुद्ध और अशुद्ध शब्द छांटे गए, वो सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज की अगर इस वीडियो की बात करें तो मैंने कुछ शुद्ध शब्द लिए हैं। और जैसा कि बुक में दिया हुआ होता है कि पहले अशुद्ध दिया हुआ होता है और उसके बाद में शुद्ध दिया हुआ होता है, तो वो मैं नहीं मानता। वो कहीं ना कहीं पर मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ गलत होती है, क्योंकि जो चीज़ें हम पहले पढ़ते हैं उसी की छवि हमारे माइंड में बनती है ना। तो अगर हम पहले शुद्ध शब्द पढ़ेंगे तो वही चीज़ माइंड में बैठ जाती है और हम अशुद्ध की जगह यानी शुद्ध की जगह हम अशुद्ध को टिक कर देते हैं। एग्जाम में पूछता है शुद्ध और हम लगा देते हैं अशुद्ध। तो इसलिए मैं केवल और केवल शुद्ध शब्द लेकर आया हूं और मैं आपको भी ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जब भी अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आप पहले शुद्ध शब्द पढ़िएगा, उसके बाद अशुद्ध देखिएगा। यानी जब हम पहले शुद्ध को देखेंगे तो हमारे माइंड में शुद्ध ही सबसे पहले आएगा और अशुद्ध को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से पढ़िएगा तो आपको एग्जाम में तुरंत आपको एकदम चुटकी बजाती है, 1 सेकंड में याद आ जाएगा कि हमने शुद्ध शब्द जो पढ़ा था वही जो शुद्ध है उसी पे जाके नजर रुकेगी। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर। जैसे कि पहला शब्द आता है छत्र छाया। तो बोलने में तो छत्र छाया होता है, लेकिन इसके बीच में जो आधा चा दिया हुआ होता है वो एक इंपॉर्टेंट होता है शुद्ध शब्द के लिए। ठीक है, तो हम बात करें कि जब छत्र छाया की तो जो शुद्ध रूप होगा उस वर्ड का वो क्या होगा, छत्र छाया, यानी आधा चा बीच में आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई इस शब्द की। नेक्स्ट आता है आपका तदुपरांत। इसका जो अशुद्ध रूप होता है वो होता है तदोपरांत और उसी को हम लोग शुद्ध मान लेते हैं, इसलिए मैंने ये लिया है। इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है तदुपरांत, यानी ऊ की मात्रा वाला यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है निरपेक्ष। ये मोस्टली स्टूडेंट्स गलत करते हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ होता है इस प्रकार से और इसको शुद्ध मान लेते हैं, लेकिन ये जो अशुद्ध होता है और शुद्ध इसका जो रूप होता है वो किस प्रकार से होता है, ये होता है निरपेक्ष। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मनोकामना। इसका जो अशुद्ध रूप होता है वो सभी जानते हैं, मनोकामना, लेकिन कोई इस बात पर विचार नहीं करता कि वो शब्द अशुद्ध होता है। यहाँ पर विसर्ग की जो अशुद्धि है वो ध्यान रखिएगा कि अगर विसर्ग नहीं होगा तो हमारा ये जो शुद्ध शब्द है वो अशुद्ध माना जाएगा। यानी मनोकामना हम इसे पढ़ते हैं और जो उच्चारित होता है वो मनोकामना होता है, वहीं पर हमारी क्या है, गलती होती है। यानी जो सही उच्चारण होगा वो मनोकामना होता है, ना कि मनोकामना। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, देखिए निरोग। ये शब्द बहुत एग्जाम में आता है। हमें जो एग्जाम में दिया हुआ होता है वो इस प्रकार से दिया होता है निरोग, जो कि अशुद्ध शब्द होता है। ठीक है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा आएगी यहाँ पर, निरोग। तो ये ध्यान में रखकर चलिएगा कि जो शब्द यहाँ पर मैंने लिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं। ठीक है, चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो, और ख़ास करके तो जो 10+2 वाले एग्जाम होते हैं, यानी यूपी SSC हो या फिर आपका UPSI या यूपी टेट भी मोस्टली। ठीक है, तो उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये शब्द है। देखिए नेक्स्ट आपका आता है प्रतिछाया। ये वर्ड सेम इसी का प्रकार है, दोनों शब्द यानी हम पढ़ते हैं प्रतिछाया, इसको पढ़ते हैं छत्र छाया, और दोनों में बीच में क्या आता है, आधा चा। अगर शुद्ध रूप की बात करते हैं तो जब शुद्ध रूप होगा तो आधा चा आएगा, अशुद्ध होगा तो उसमें आधा चा नहीं आएगा, जो आपका एग्जाम में दिया हुआ होगा उस प्रकार से आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अंगना। अब देखिएगा, हम ये कहते हैं, कभी कभी हम ये गलती कर देते हैं कि चंद बिंदी वाला हमारा अशुद्ध रूप होगा। वो हमारे दिमाग में ये चलता है कि चंद बिंदी अगर कहीं पर आई है तो हमारा वो तत्सम और तद्भव में हम डिफरेंस नहीं कर पाते, यानी हम इसको अशुद्ध मान लेते हैं तत्सम की तरह। लेकिन ये भले से तद्भव शब्द होगा लेकिन अशुद्ध नहीं है, शुद्ध इसी प्रकार से लिखा जाएगा कि अंगना, ना कि इस प्रकार से। ठीक है, या फिर एक अशुद्ध इस प्रकार से भी आता है एग्जाम में, आंगन। तो जो भी दोनों में से जो भी शब्द आता है ये दोनों अशुद्ध रहेंगे और उसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा, अंगना, चंद बिंदी के साथ, यानी अनुनासिक के साथ। अनुस्वार नहीं आएगा, अनुनासिक आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है और SSC में तो बहुत ज़्यादा आता है ये। SSC का कौन सा, जो आपका एग्जाम होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, SSC GHT का एक एग्जाम होता है उसमें भी, और यूपी SSC में ये शब्द काफ़ी रिपीट हुआ है। और बुक में क्या दिया हुआ है, कई बुक में मैंने देखा भी है, इसमें यहाँ पर पूरा सा दिया हुआ है, जियो तो सना, इस प्रकार से दे देता है वो। यानी बुक में भी इस प्रकार के शब्द को शुद्ध माना गया है, लेकिन ये शब्द अशुद्ध है। शुद्ध इसका होता है ता भी आधा है और सा भी आधा है। ठीक है, तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है, इसीलिए चूंकि बच्चे इसी में ज़्यादातर गलती करते हैं। ठीक है,
तो ध्यान रखकर चलिएगा कि ता भी आधा है और सा भी आधा है, यानी दोनों के दोनों व्यंजन हमारे आधे आधे हैं, इसलिए हमारा ये शब्द अशुद्ध होते हुए भी शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध लगता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। पारलौकिक, हमारा जो शब्द होता है वो पारलौकिक शुद्ध होता है, ना कि परलौकिक, क्योंकि जो बुक में दिया हुआ होता है, जब हम एग्जाम में पढ़ते हैं तो परलौकिक पर हम जो बोलते हैं यानी जिस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं उसी को शुद्ध मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शब्द रहेगा वो पारलौकिक शुद्ध शब्द में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका व्यावहारिक। सेम इसी तरीके का है कि आ जो हमारा स्वर है उसी के ये जो है सारे अभी शब्द है 3-4, ये मैंने एक साथ ले लिए यहाँ तक, यानी आप स्वर के। देखिए ये भी पारलौकिक है, और जब इसकी बात करते हैं तो व्यावहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है, यानी यहाँ पर हमारा क्या आता है, बड़ा आ आता है, व्यावहारिक। इसी प्रकार से व्यावसायिक, ना कि व्यवसायिक। ठीक है, और ये जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, काफ़ी रिपीट होता है, ये एग्जाम में आपको इस प्रकार से रखा हुआ मिलेगा, जमाता, लेकिन ये एक्चुअल में अशुद्ध शब्द होता है। जो इसका शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, जामाता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या होता है इसका शुद्ध रूप, जामाता। नेक्स्ट आता है आपका भागीरथी, और इसका भी एग्जाम में क्या आप लोग बोलते भी हैं कि भगीरथी किस, यानी जो हमारी गंगा है, भगीरथी कहाँ से निकलती है, कहाँ होकर गुजरती है, तो वो भगीरथी ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल शब्द अशुद्ध है, और जो शुद्ध शब्द क्या होता है इसका, भागीरथी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों शब्द माइनर साइन में डिफरेंस है, और ये इंपॉर्टेंट है, मैंने एक साथ इसीलिए लिए क्योंकि जब हम कैलाश बोलते हैं तो उसमें बड़ा वाला शा लगाते हैं, तालु वाला, लेकिन यहाँ पर कैलाश के साथ जो शब्द जो से आएगा वो ये वाला आएगा, कौन सा, जो हम दांतों से बोलते हैं, यानी दंतों से जिसका उच्चारण करते हैं से, वो वाला से यहाँ पर आता है कैलाश के साथ। और जब कलश की बात करते हैं तो हमारा यही तालु वाला से आएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों शब्द इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने साथ में लिए हैं कि कैलाश में कौन सा से आएगा जब शुद्ध होगा, ये वाला से, और कलश में जब शुद्ध होगा शब्द तो ये वाला से हम रखकर चलेंगे। तो दोनों शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है और छोटी से छोटा डिफरेंस है इनमें। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों शब्द भी आ सकते हैं, यानी अगर आपको ये दे दिया कि शुद्ध बर्तनी छाटिए और उसमें कैलाश में तो दे दिया बड़ा सा और यहाँ पर भी बड़ा सा, तो उसमें आप कैलाश टिक करके आते हैं, मोस्टली एग्जाम्स में ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो कैलाश में कौन सा से आता है, ये वाला, और कलश में आता है आपका ये वाला, यानी इसमें से की गलती होती है, यहाँ पर जो अशुद्धि होती है वो से की दी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका छत्र। इसको भी बच्चे बहुत सारे गलत करके आते हैं, क्योंकि उसमें आपका ऑप्शन में ये वाला छत्र लिखा हुआ होता है, जो कि ये गलत होता है। जो इसका शुद्ध रूप होगा वो कौन सा होगा, छत्र। और ये छत्र कौन सा होता है, जैसे कि आप बोलते भी हैं कि आरती भी है ना इस प्रकार की कि नंगे नंगे पग तेरे सोने का छत्र चढ़ाया है, तो इस प्रकार से जो वो छत्र है, यानी मुकुट से लेकर हम चलते हैं, मुकुट को मानकर जो हम माता रानी का मुकुट बोलते हैं ना उसको, यानी सोने का छत्र चढ़ाया है, तो वो छत्र होता है। ठीक है, ना कि ये वाला छत्र। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी सी गलतियाँ आप एग्जाम में आपके लिए काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपका आता है श्रीमती। इसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं कि इसको इस प्रकार से मान लेते हैं, श्रीमती, यानी छोटी ई की मात्रा मान लेते हैं शुद्ध, लेकिन जबकि होता है बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अर्पण। अर्पण भी क्या होता है, आप लोग इसमें मोस्टली, इसलिए मैंने ये शब्द रखा है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, अर्पण। ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में ये शब्द आया हुआ है अर्पण, इसलिए मैंने इसको रखा है। बाकी इसमें ज़्यादातर गलती तो नहीं होती है, लेकिन ये एग्जाम में काफ़ी आया है इसलिए रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कवित्री। यूपी के एग्जाम में तो ये शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी के एग्जाम में क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं इस प्रकार से कवि, हमारा जो शब्द होता है वो होता है कवि, लेकिन जब हम इसका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, इसी बै की मात्रा को ऐसी रख लेते हैं और ये इस प्रकार से लिख देते हैं कवियत्री। लेकिन हमारी जब स्त्रीलिंग में जाएंगे कवि से तो वो क्या हो जाएगा, बै की मात्रा ये पर पहुंच जाएगी और उस पर क्या आएगी, बड़ी की मात्रा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस पे छोटी की मात्रा रहेगी ये पे, और तय पे क्या रहेगी, त्रय पे बड़ी की मात्रा। यानी यूपी के एग्जाम में चाहे वो यूपी टेट हो या यूपी SSS हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द रहेगा, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका उन्मीलित। उन्मीलित मतलब, उन्मीलित होता है हमारा खुला हुआ, यानी ओपन तौर से जो होता है, जैसे हम बोल देते हैं कि ये तो उन्मीलित, एक जैसे अगर कहीं से किसी का घर हो और वो खुला हुआ हो, ओपन हो बिल्कुल, तो उसको अगर हम हिंदी में बोले तो वो बोलेंगे कि ये जो आपका घर है वो मतलब बहुत उन्मीलित प्रकार का है। ठीक है, तो यानी खुला हुआ, उन्मीलित से हमारा क्या मतलब है, वो है खुला हुआ।
तो ये ध्यान रखिएगा कि उन्मीलित में हम क्या करेंगे कि या तो एल उस पर ले पे बड़ी ई की मात्रा दे देगा या ये मात्रा न से पहले दे देगा, यानी छोटी ई की मात्रा दे देगा। ठीक है, तो ये तो हो गई उन्मीलित की बात। अब आती है अनुग्रहित। अनुग्रहित में वो क्या करता है कि ये जो होता है इस प्रकार से लगा देता है, और ये आपका गलत होता है चूंकि यहाँ पर रे नहीं है, यहाँ पर ऋर है। अनुग्रहित क्या है, यहाँ पर अनुग्रहित में ऋर है। और अनुग्रहित का क्या मतलब होता है, अनुग्रहित हम बोलते हैं जैसे हम कोई होता है ना एहसान मानने वाला, तो इसी को बोलते हैं अनुग्रहित। नेक्स्ट आता है आपका वाल्मीकि। एक तो इसमें ये गलती आती है कि इसमें पेट चिरा वाला ब बन जाता है, लेकिन पेट चिरा वाला ब नहीं बनेगा। और वाल्मीकि का क्या है, जो हिंदी रूप यानी इसका जो अर्थ अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो वो डीमक से होता है कि डीमक लगा हुआ। तो वही वाली बात है कि जब वाल्मीकि जब तपस्या कर रहे थे तो उनको तपस्या करते करते इतने वर्ष हो गए थे कि उनको दीमक लग गई थी, और दीमक लगने के बाद ही उनको नाम दिया गया था वाल्मीकि, है ना। तो वाल्मीकि में बा जो है वो पेट चिरा वाला नहीं आएगा, वाह आएगा ना कि बा। ठीक है, तो और एक चीज़ और होती है इसमें, कभी कभी या तो इसमें बड़ी की मात्रा कर देता है या फिर इस पर छोटी की मात्रा, लेकिन जो हमारा शुद्ध रूप होता है वो ये वाला होता है वाल्मीकि। ठीक है, यानी डीमक से हमारा इसका शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट आता है आपका बृहणी। बिरहिड़ी जो शुद्ध रूप है वो बिरहिड़ी है, और जो आपका एग्जाम में देता है अशुद्ध रूप वो बिरहिड़ी दे देगा, या बिर इस पे जो है इस प्रकार से दे देता है बिरहड़ी। ठीक है, लेकिन बिरहड़ी का हमारा मतलब है कि जो स्त्री अपने प्रेमी के वियोग में विरह करती है, जो स्त्री अपने प्रेमी के वियोग में विरह करती है, जैसे आपने वो सॉन्ग भी सुना होगा जुदा होकर भी, तो वही वाली बात है। तो बिरहड़ी से हमारा क्या मतलब है, जो स्त्री अपने प्रेमी के वियोग में विरह करती है वही क्या कहलाती है, बिरहड़ी। नेक्स्ट आता है आपका अधीन। अब आप ये मत समझिएगा कि आपका ये जो शब्द आता है वो इस प्रकार से आता है एग्जाम में, या आप ज़्यादातर पढ़ते भी हैं कि वो उसके अधीन है, लेकिन जो शुद्ध रूप होता है उसका वो क्या होता है, अधीन होता है, ना कि अधीन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है आपका ग्रस्त। क्या आता है, ग्रस्त। तो इसमें भी एक थोड़ा सा इस प्रकार से दे देता है ये वाला रह, लेकिन इसमें भी क्या होता है, ऋर होता है आपका, ना कि रे होता है। ग्रस्त यानी परिवार को मानने वाला या परिवार के साथ रहने वाला। ठीक है, ग्रस्त। नेक्स्ट आता है आपका गरिष्ठ। अब देखिए ये शब्द है काफ़ी आपका एग्जाम में आता है, गरिष्ठ। तो गरिष्ठ का ये भी आ सकता है कि इसका अर्थ क्या है, इस प्रकार से भी आ सकता है। तो गरिष्ठ हमारा होता है जो काफ़ी कठिनाई से पचने वाला भोजन, या इसका एक शब्द बोलूँ तो पकवान भी हो सकता है, पकवान भी बोल सकते हैं, यानी जो हमारे पकवान होते हैं वो काफ़ी कठिनाई से पचते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं कठिनाई से पचने वाला भोजन। नेक्स्ट आता है आपका श्राप। अब आप बोलते तो क्या है कि उस ऋषि मुनि ने श्राप दिया, तो इसको शुद्ध मान लेते हैं, लेकिन वो श्राप नहीं होता, वो अशुद्ध रूप होता है। उसका जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, शाप। अब एक चीज़ और देखिए, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसको काफ़ी यूज भी करते हैं। जैसे कि आप इसको लिखते हैं तत्व, लेकिन वो तत्व नहीं होता, यहाँ पर द्वित व्यंजन आता है, यानी ते आधता आधता व इस प्रकार से आता है, यानी दो ते आधे आधे आएंगे यहाँ पर इस प्रकार से, तब वो शब्द शुद्ध होगा। तत्व देख लीजिएगा आप, शायद आपने अभी तक इस चीज़ को नहीं देखा होगा या ना पढ़े हो, तो जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा, जब यहाँ पर तय के बाद भी दो व्यंजन यानी द्वित व्यंजन आता है तब होता है वो उसका शुद्ध रूप। ठीक है, अब देखिए जब हम नॉर्मली आशीर्वाद लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, बस इस प्रकार से लिख देते हैं। मैंने आज एक बच्चे से बोल के भी देखा कि आप आशीर्वाद लिखकर दिखाइएगा, तो उन्होंने इसी प्रकार से लिखा था, लेकिन जो इसका शुद्ध रूप होता है तो वह कहाँ जाएगा, मैंने आपको बताया भी था वर्णमाला में कि ये रे का कौन सा रूप है, रेफ रूप है। और रेफ रूप हमेशा क्या होता है, जिस व्यंजन पर होगा, जैसे यहाँ पर व है वहाँ पर रेफ रूप है, तो रेफ रूप वा से पहले बोला जाएगा, यानी आशीर्वाद। अगर हम इसको शा पर रख देते हैं तो ये यहाँ पर हो जाएगा आशीर्वाद। ठीक है, तो वो शुद्ध नहीं है, शुद्ध क्या रहेगा आपका, आशीर्वाद। देखिए अब नेक्स्ट आता है अनधिकार। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि शुद्ध रूप क्या है, अनधिकार, ना कि अनाधिकार। आप क्या बोलते हैं, अनाधिकार, जो कि अशुद्ध होता है। शुद्ध रूप क्या है यहाँ पर, अनधिकार। नेक्स्ट आता है आपका अनभिज्ञ, यानी जो अनजान हो, अननोन पर्सन, उसको हम क्या बोलते हैं, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ भी आपका काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका शब्द है। नेक्स्ट आता है कालिदास। कालिदास को
इस प्रकार से भी बच्चे लिख देते हैं कालिदास, यानी काला का हम स्त्री रूप बनाते हैं काली और दास इस प्रकार से। लेकिन ये एक क्या है, हमारे लेखक यानी जो कवि हुए हैं उनका नाम है और वो नाम कभी चेंज नहीं हो सकता, नाम हमेशा वही रहता है। अगर मैं आपको आने वाले शब्द में बताऊंगा कि नाम हमेशा वही रहता है, नाम चेंज नहीं होते। तो जो नाम ये है कालिदास वो इसी प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, यानी जो शुद्ध रूप है वो यही है। नेक्स्ट आता है आपका दधीची। इस शब्द में भी बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये वाला शब्द जब लिखते हैं तो वो इस प्रकार वाला जो शब्द आता है इस प्रकार से जो लिखते हैं वो इसको शुद्ध मान लेते हैं दधीची, लेकिन जो शुद्ध रूप होता है वो ये होता है दधीची, ठीक है। अब आता है, देखिए, जब भी ये आपका शब्द आता है इसके साथ जागृत, हम क्या करेंगे, यानी मोस्टली स्टूडेंट करते हैं इसी को सही, ठीक है, लेकिन सॉरी, जो शुद्ध होता है वो जागृत ये वाला होता है। यहां पर क्या है, रे आता है और इसमें रिर आता है, और रिर वाला आपका क्या होगा, गलत होगा। जो शुद्ध होगा वो कौन सा होगा, रा वाला होगा, ना कि रिर वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जागृत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए डिफरेंस बताने के लिए। और देखिएगा नेक्स्ट आता है आपका श्रृंगार। कुछ बच्चे इसको इस प्रकार भी लिख देते हैं, श्रृंगार हो गया, या ये आपका हो जाता है श्रृंगार। लेकिन ये तो आपका देखिए, ये वाले अगर आप ये इस प्रकार से बोलते हैं तो भी गलत है, इस प्रकार से बोलते हैं तो भी गलत है, यानी लिखने की बात मैं कर रहा हूँ। अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि ये आपका इस वाले शय के साथ ये आपका संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ये वाला, ये होता है आपका शय प्लस और इसके साथ होता है रा, ठीक है, यही होता है ना। जो संयुक्त व्यंजन होता है वो यही होता है, श्रेय वाला, ठीक है। तो इसके साथ, इस रे के साथ एक आपका व्यंजन ऐसा है जिसके साथ ऋ स्वर कभी नहीं आता, वो कौन सा है, रे व्यंजन है। ये एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसके साथ हम ऋ स्वर का प्रयोग नहीं करते, तो वो कौन सा व्यंजन है, रे है। तो इसके साथ तो ये वाला कभी नहीं आएगा, यानी पहला वाला तो हमेशा ही गलत होने वाला है, इसके बारे में तो सोचिएगा मत। तो हमारा क्या है, जब ऋ आता है तो ऋ किस में आता है, ये संयुक्त व्यंजन है, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका है तो ये भी संयुक्त व्यंजन, लेकिन ये किसका है, कै प्लस शय का। तो इसके आधे में हमारा ऋ लगता है, ठीक है, इसके आधे में हमारा ऋ लगता है, तब हम इसको ऐसे बनाते हैं, श्रृंगार, ठीक है ना। इसके आधे में हमने ऋ लगा दिया, तब ये श्रृंगार बना, ना कि इस वाले में। इस वाले में नहीं लगा सकते, इसलिए हमने इसमें लगाया कि श्रृंगार, ठीक है। ये ध्यान रहेगा। कोशिश मैं काफ़ी करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका श्रुशुषा। शुश्रूषा, इसके उच्चारण में मोस्टली गलती होती है, मुझसे भी हो जाती है। शुश्रूषा ये जो सही रूप है इसका, यानी जो शुद्ध रूप है वो शुश्रूषा। इसके अगर बात करें कि इसका अर्थ का, तो इसका अर्थ जैसे हम किसी की सेवा करते हैं तो उसके लिए ये वाला शब्द हम यूज करते हैं, या इसका एक पर्टिकुलर शाब्दिक अर्थ बोलूँ तो हम बोल सकते हैं कर्तव्य परायणता, एक शब्द इसका होता है, ये होता है ना, कर्तव्य परायणता, इस प्रकार से, ठीक है, कर्तव्य परायणता। तो ये इसका एक पर्टिकुलर जो अर्थ है वो ये होता है, लेकिन जो शब्द है इसका क्या है, इसमें शय में अंतर होगा, चूंकि इसमें 3 से हमारे आए हुए हैं, एक संयुक्त व्यंजन 2 से आए हुए हैं, तो इसमें हमारा ज़्यादातर गलती होने के चांसेस रहते हैं और कभी कभी मात्रा में भी हो जाती है। तो ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर बुकों में दिया हुआ भी है, लेकिन कभी कभी हम इतना लाइटली ले लेते हैं कि एग्जाम में फिर ध्यान नहीं रहता। इसलिए मैं केवल और केवल शुद्ध रूप लेकर आया हूँ, जिससे आप इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख पाए, ठीक है। शुश्रूषा, ध्यान रखिएगा, शुश्रूषा यानी स पे छोटे ऊ की मात्रा और श्रु पे बड़े ऊ की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका उज्ज्वल। उज्ज्वल से हमारा अर्थ होता है उजाला, ठीक है। उजाले को हम क्या बोलते हैं, उज्ज्वल। और उज्ज्वल में क्या है, दोनों जा जो आते हैं ये दोनों आधे आधे उपयोग में होते हैं, ठीक है, यानी आधा जा, यहाँ पर पूरा जा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे इसी में गलती यहाँ पर करते हैं, ठीक है। उज्ज्वल जो होगा जिसमें दोनों जा आधे आधे होंगे। अब अगर बच्चे ये लिखते हैं कि सर उसका नाम तो वो अपना नाम इस प्रकार से लिखता है, अगर किसी का नाम उज्ज्वल है तो वो अपना नाम अगर इस प्रकार से लिख रहा है तो
देखो, नाम रखने का अधिकार सभी का है, वो अपना नाम क्या रखता है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब शब्द की हिंदी में शब्द की बात आती है तो शुद्ध ये है, अपना नाम वो किस प्रकार से रखता है, उज्ज्वल रखता है, उज्ज्वल रखता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी किसी के नाम से हमें मतलब नहीं है, हमें अपने उजाला जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, इस वाले का जैसे ये दे दिया, इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो उजाला तो नहीं होगा ना, वो उसने अपने हिसाब से या अपने जो भी उसके माइंड में आया वो उसने अपने हिसाब से बनाया। लेकिन जिसका शाब्दिक अर्थ उजाला होता है, यानी उजाला जिसको कहते हैं, उसका जो शुद्ध रूप है वो क्या है, उज्ज्वल, जो कि इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें किसी के नाम पर नहीं जाना, हमें अपनी हिंदी की वोकैब को देखनी है, यानी हिंदी की बर्तनी। ठीक है, अगला शब्द आता है आपका प्रज्वलित। इसमें देखिएगा, ये दोनों शब्द मैंने इसलिए एक साथ रखे हैं, जब उज्ज्वल आएगा तो उसमें दोनों आधे जय आएंगे, और जब प्रज्वलित आएगा तो उसमें एक आधा जय आएगा। ये बात ध्यान रखिए, ये मतलब ऐसा मत करिएगा एग्जाम में कि प्रज्वलित में भी दोनों आधे जय वाले आप, क्योंकि शब्द जो है वो ये भी दिया हुआ होगा प्र जय जय, यानी दोनों जय यहाँ पर दे देगा, तो आप उसको टिक मत करिएगा, क्योंकि उज्ज्वल में तो दोनों आधे जय आएंगे, लेकिन जब प्रज्वलित आएगा तो प्रज्वलित में एक आधा जय आएगा, वही आपका शुद्ध शब्द होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका संन्यास। ये शब्द जो है काफ़ी एग्जाम में आता भी है, और इसको बच्चे क्या करते हैं, इस वाले यानी अनुस्वार को भूल जाते हैं और ये वाला टिक मार देते हैं, या फिर ऐसे लिख देते हैं। जो शुद्ध रूप होगा वो अंक की बिंदी जिसको बोलते हैं, यानी अनुस्वार, और आधा ना या और से। ठीक है, यानी दोनों होंगे, अनुस्वार भी होगा और आधा ना भी होगा, ये आपका शुद्ध रूप होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड थे एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ध्यान रखने के लिए, लेकिन मैंने कोशिश की, कुछ इसमें शब्द ऐसे हैं जो अजीब से थे, जिनका शाब्दिक अर्थ मैंने बताया, जैसे कि एक तो अनुग्रहित हो गया, उन्मीलित हो गया, बाकी तो सब आप जानते ही हैं, और ये गरिष्ठ हो गया। साप और श्राप में अंतर आप समझ पाए, इन दोनों में आपको अंतर मैंने समझाने का प्रयास किया। ठीक है, छत्र हो गया, मतलब काफ़ी वर्ड ऐसे हैं, यानी काफ़ी शब्द ये ऐसे हैं, जैसे कि ज्योत्सना हो गया, जिसमें कि आप लोग अंतर नहीं कर पाते एग्जाम में, तो इनको देख लीजिएगा। बाकी आप बुक से ज़्यादा पढ़ने का जो प्रयास करते हैं वो पढ़ लीजिएगा, लेकिन इन वर्डों को यानी इन शब्दों को काफ़ी हद तक आप देख कर जाइएगा एग्जाम में। इनमें से जरूर कोई ना कोई मिलता है एग्जाम में, इसलिए मैंने ये शब्द लेकर आया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को ये शब्द अच्छे लगे होंगे और समझ आए होंगे, और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।